बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विशाल नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईरान में 50 अहदाफ अमेरिका के निशाने पर आइंदा 24 घंटे में हमले का कवी इम्कान, जबकि ईरान ने मुजाहरों पर काबू पा लिया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे से अमन व अमान बरकरार। ईरान ने वाज़ह तौर पर खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इस पर हमला किया तो मशरकी वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इधर एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान और ट्रंप खानदान के क्रिप्टो करेंसी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं, तो दूसरी जानब अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े पर प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दी है। जबकि PTI का कहना है कि 8 फरवरी की कॉल इमरान खान की नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद की है। इस पर हुकूमती क़यादत का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एहतजाजी सियासत में अदम दिलचस्पी ने खान फैमिली और PTI को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसा ही है? और क्या PTI एहतजाज की बजाय मुफाहमत और मुज़ाकरात की जानिब आ रही है और बढ़ रही है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सीनियर कॉलम निगार तजिया का जनाब तारक महमूद मिर्जा साहब और लाहौर पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी तजिया का जनाब मुबशर बुखारी साहब को मदऊ किया। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम मुबशर बुखारी साहब से ही करते हैं। मुबशर बुखारी साहब, क्या अमेरिका ईरान पर हमले के लिए और ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, और आप समझते हैं कि किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल जा रही है और जिस तरीके से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें और हिस्ट्री देखें तो 70s में जो ईरान पे बम्बार्डमेंट हुई थी इसराइल की जानिब से, वो भी सरप्राइज बम्बार्डमेंट थी। और उसके बाद अभी आप जून में अगर देखें तो जून में ईरान इसराइल चल रही थी और फिर 52 भी उड़े अमेरिका के और 14-16 आवर्स की फ्लाइट करते हुए ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पे निशाना उन्होंने बनाया, यानी सरप्राइज अटैक एक और था। और अभी भी यही तवक्को की जा रही है कि सरप्राइज अटैक होगा। उसमें अगर हम इंडिकेशन देखें तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपियंस की क्या मूवमेंट्स है। तो यूरोपियन की मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ईरान में बरतानिया ने अपना सफारत खाना जो है वो खाली कर दिया और अपना हमला वापस बुला दिया। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने तमाम शहरियों को डिप्लोमेटिक जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको हिदायत की कि आप ईरान से निकलें या फिर ईरान का जरूरी सफर ना करें। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी कॉशन दे दिया अपने शहरियों को कि जरूरी सफर ना करें। और हो सकता है क्योंकि आज एक फ्लाइट वापस आ रही है, इस्लामाबाद लैंड कर रही है, और मेरा ख्याल है कि शायद ये आखिरी फ्लाइट हो जो लैंड कर रही है। और कल या परसों का स्केड्यूल भी है, कुछ फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ करेंगी ईरान के लिए, और मेरा ख्याल है कि वो भी कैंसिल हो जाएगी। इंडिकेशन यही है चूंकि ईरान की जानिब से भी तैयारियां जो हमें कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हासिल हुई, कोई गुफ्तगू भी हुई, उसमें यह कि ईरान भी अपनी तैयारियां करके बैठा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे पाकिस्तानी डिफेंस के जो लोग हैं उन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ एक कॉशन दिया हुआ है कि इन केस ऑफ अटैक ऑन ईरान हम क्या करेंगे, अपने बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करेंगे। वो भी तैयारियां अपनी जगह पे है। और उसके साथ साथ जो हम मशरिक वस्ता की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जो कंट्री आए हुए हैं उसमें सऊदी अरब, कतर, UAE वगैरह हैं, क्योंकि वहां पे अमरीकी अड्डे हैं। और चूंकि ईरान ये स्टेटमेंट दे चुका है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो वो अमरीकी मफादात जो खित्ते में है उनको टारगेट करेगा। तो जिसका मतलब यह है कि कतर में जो अड्डा है वहां पे 10,000 अमरीकी फौजी हैं, फिर गल्फ में जो उनके शिप्स हैं, और फिर सऊदी अरब के अड्डे हैं, UAE में हैं, और बाकी हम
कोई भी ऐसी जगह को नजरअंदाज नहीं कर सकते इस रीजन में, आप उस ट्रांजिशन स्टेज में हो जहां पे अमेरिकी प्रेजेंस मौजूद है, तो फिर ईरान उधर जो है वो टारगेट करेगा और वो इसकी पूरी तैयारी में है। जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने 50 टारगेट्स रखे हैं, जिसमें उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं और डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं या पासदारान के ऑफिस हैं। बुनियादी तौर पे उनकी कोशिश ये होगी अगर वो स्ट्राइक करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सरप्राइज अटैक की सूरत में ही वो करेंगे, 24 आवर या 36 या 48 व्हाटएवर, लेकिन अटैक जो है वो नजर आ रहा है। और अगर बरतानिया अपना डिप्लोमेटिक मिशन वहां से ना निकालता, वहां से लोग ना निकालता, तो शायद हम इसको इस क्लैरिटी के साथ कह भी ना सकते। लेकिन चूंकि MI6 की रिपोर्ट्स के बाद इस तरह की मूवमेंट्स होती है बरतानिया की जानिब से, तो मैं आपको मतलब अपनी तज्जियाती इसकी बिना पे कह सकता हूँ कि अटैक जो है वो कहीं ना कहीं होगा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अब वो 52 बम्बार्डमेंट नहीं होगी, बल्कि शायद लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे और उससे टारगेट अचीव करने की कोशिश। जैसे आपने कहा है कि दोनों तरफ में जो है वो तैयारी मुकम्मल है और हमले के लिए अगर अमेरिका तैयार है तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान भी तैयार है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका सुपर पावर है वो तो कर सकता है, जैसे आपने कहा अपने अहदाफ भी जो है उन पर टारगेट कर सकता है और उन्हें निशाना बना के कामयाबी लेकिन जहाँ तक जवाबी कार्रवाई का, ईरान जितनी मर्जी जोशो जज्बा भी हो, टेक्निक भी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक सुपर पावर का मुकाबला करते हुए उसके फौजी अड्डों पर मिसाइल दागना या हमला करना, क्या आप समझते हैं वो ऐसा कर पाएगा? जवाबी में उन्हें इतना नुकसान दे पाएगा जिसका कि वो दावा कर रहा है? जी देखिए, एक चीज तो तय है कि जो ताकतवर है वो ताकतवर ही होता है, और उसके जवाब में अगर रिटेलिएशन किसी भी लेवल की हो जाए तो ताकतवर के लिए सुखी हो जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब जून में अटैक किए 52 बम्बार्डमेंट की उन्होंने, तो उसके बाद ईरान ने जो कतर पे 6 मिसाइल दागे वो सारे पैट्रियट सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दी, और कतर के अपना भी एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने तबाह कर दी। अच्छा, उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक सरप्राइज जरूर था क्योंकि ईरान ने जवाब भी दे दिया, और वो भी एक मतलब कतर जो कि इस्लामी मुल्क है उसकी एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उसकी सॉवरेनिटी का क्वेश्चन भी उठना शुरू हो गया। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ईरान का टारगेट अचीव करे ना करे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, वो अमेरिका 50 अहदाफ को निशाना बनाता है, तबाह कर देता है। जवाब में ईरान हर 4000 मिसाइल या ड्रोन दागे और कोई बड़ा नुकसान ना हो, सिर्फ 4 फौजी मार जाए अमेरिका के कतर में या सऊदी अरब में wherever, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा सिंबॉलिक होगा, क्योंकि तारीख में पहली दफे इस तरह होगा कि रिटेलिएशन भी हुई और फिर उसमें थोड़ा सा नुकसान जो है वो उसका मैग्नीट्यूड यकीनन उस नुकसान से बड़ा होगा, क्योंकि ईरान तो अपना मल्टीपल टाइम तबाह करवा चुका है अपना। आपको इराक वॉर भी याद है, जून भी याद है, इसराइल के अटैक्स भी याद है। तो ये सूरत हाल होगी और उसमें ईरान उसी की प्राइड लेगा, देखेंगे हमने उनको टारगेट कर लिया है, हर नुकसान जितना भी हुआ। मिर्जा साहब, अमेरिका ईरान की जो है वो रजीम तो बदल ना सका, लेकिन हमला जो है वो तो कर सकता है और वो करने के लिए तैयार है, और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी जो है वो तैयार है। लेकिन इस जंग को रोकने के लिए जो है वो कोई इतनी एफर्ट नज़र नहीं आ रही है, ना यूरोपियन की तरफ से ना दीगर ममालिक की तरफ से। क्या वजह है, जबकि ईरान ने जो कह रहा था अमेरिका कि जनाब आप जो वहाँ एहतजाज कर रहे हैं उन पर जुल्म न कीजिए, उनको आप जो है सख्ती ना कीजिए, उनको मारिए ना और उन्हें फांसी ना दीजिए। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर दिया कि ना वो पकड़ रहे हैं, वहाँ तो अमन जो है वो तकरीबन हो चुका है, एहतजाज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर इसके बावजूद अमेरिका को हमला करने की ज़रूरत क्यों, और क्यों दुनिया खामोश है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और खासतौर पर
बशर बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा उसका सिनेरियो जो है वो पहले वाला पेश कर दिया है जंग के हवाले से। उन्होंने जो चीजें थी बैकग्राउंड इसका वो भी बता दिया और मौजूदा जो करंट सिचुएशन है उस पर भी उन्होंने एक नजर दौड़ाई है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि दुनिया खामोश है इस वक्त। हालांकि जंग जो है ना वो उसके बादल मंडला रहे हैं और आजकल जो जंग होती है वो अगर वो पूरे फुल फ्लैज हो तो उसका कितने नुकसानात होते हैं उसका भी सबको अंदाजा है। लेकिन जब कोई पावरफुल बंदा ऐसा कोई कदम उठा रहा हो तो फिर उसको रोकने वाले या उसको टोकने वाले लोग सामने नहीं आते। जबकि दूसरे जो ईरान जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर अंदरूनी मामला जो हैं उसमें भी मुदाखलत अगर कोई कर रहा हो तो फिर भी वो सामने नहीं आते। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपने कहा कि वो किसको सजा दें और किसको ना सजा दें, मुल्क के अंदर उनके जो मामला हैं, तो क्या ईरान अमेरिका को डिक्टेट कर सकता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने कैदियों के साथ या मुल्क के अंदर जो कोई ऐसी एजुटेशन करने वाले लोग हों तो उनके साथ वो कैसा सलूक करेगा और उनकी अदालतें उनको क्या सलाह देगी? क्या कोई और मुल्क अमेरिका को ऐसी डिक्टेशन दे सकता है? तो ये वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो आकर किसी भी मुल्क में आकर डिक्टेशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो वो शायद साहब वो पिछला आज से 45-46 साल पहले जो इनकलाब आया था ईरान वो भी याद आता है और उससे मिलते जुलते कुछ हालात पैदा किए जा रहे हैं और वो उस चीज को रिटर्न करने की कोशिश की जा रही है। और ईरान का उस वक्त का जो शहंशाह था रजा शाह पहलवी जिसका तख्ता उल्टा गया था, इमाम खोमेनी ने बाहर बैठकर तारीख चलाई थी और उसके नतीजे में फिर ईरान रजा शाह पहलवी की हुकूमत खत्म हो गई थी। अब रजा शाह पहलवी का बेटा जो है वो बाहर बैठकर वही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कि दिमाग कैसे बदलता है और वो उसको कुछ नहीं मिला तो मुल्क में महंगाई जो है वो उसको एक बहाना बनाकर ये कुछ करके। हालांकि ये किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामला होते हैं और इस तरह के मामला में उनको मुदाखलत करना, लेकिन सबको पता है कि ये एक बहाने हैं। असल चीज ये है कि अमेरिका के जो एक सुपर पावर है और ईरान उसके अंडर नहीं आ रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, उनकी पॉलिसी के तहत उनके जैसे ओबीडिएंट एक होता है, बाकी जो अरब मुल्क सारे आ चुके हैं, गल्फ में सारे मुल्क उनके अंडर आ चुके हैं। ईरान जो है वो उनके पॉलिसी पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस पर कभी किस तरीके से हमला किया जाता है, कभी इसराइल के जरिए से कराया जाता है, कभी डायरेक्ट हमला किया जाता है। लेकिन जंग इस मसले का हल नहीं है। असल में उनकी कोशिश ये थी कि ये तब्दीली मुल्क के अंदर से अंदरूनी तौर पर आए, जो नाकाम होगी, जो अब नजर नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि जो एजुटेशन थी वो भी दम तोड़ चुकी है और अब उस तरीके से उसके अंदर वो जोर नहीं रहा और लग नहीं रहा कि वो तख्ता उल्ट पाएंगे या हुकूमत बदल पाएगी। अब जब ये चीज नजर नहीं आ रही तो फिर बाहर से हमले की धमकियां दी जा रही हैं ताकि हुकूमत कमजोर हो और अंदर से उनको प्रोवोक करके वो जो कुछ लोग हैं उनको सामने लाया जाए। ये एक किस्म की अननेचुरल तरीका है और उस तरीके से हुकूमत बदली जा रही है। और अगेन यही है कि वो जबरदस्ती वाली बात है और जैसे वो भेड़ और भेड़िए वाला वो किस्सा था ना कि वो जो बहाना बनाया जा रहा है कभी इस तरीके से कि आपने पानी पिया था तो ये पानी खराब हो गया है, कभी क्या पाना कभी क्या पाना। असल में तो यही है कि बस वो उसको नतीजा दिखाना है। से सूरत हाल को देखते हुए जो अहले दानिश है उनका कहना है कि ये जो अमेरिका है ये ईरान जो है वो दर हकीकत जो है वो बहाना है, असल चीन निशाना है। आप क्या समझते हैं चीन, पाकिस्तान, रशिया इन हालात को देखते हुए क्या वो ईरान की इस हवाले से मदद करेंगे और क्या ईरान को इस जंग में से निकालने के साथ साथ क्या इतना जवाबी कार्रवाई में भी साथ दे सकेंगे कि जिससे अमेरिका जो बेलगाम हुआ है उसको किसी हद तक लगाम पड़ जाए? जी शायद साहब देखिए, जो पहली आपने फिक्रा कहा कि चाइना निशाना है, ईरान बहाना है। ईरान डायरेक्ट टारगेट भी इसलिए है कि देखिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो लेने की कोशिश कर रहा है और दोबारा उन्होंने बयान दिया कि जी हमने तो हमारे एसेट्स तबाह किए थे वो हमने रिस्टोर कर लिए हैं।
एक तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात आपकी ठीक इसलिए है कि आप जो वेनेजुएला का हुआ एपिसोड, उसमें भी बुनियादी तौर पे तो आप देखें तो चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया गया, क्योंकि अमेरिका को खौफ ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वेनेजुएला में बढ़ रहा है, और वो फिर उन्होंने कब्जे कर लिया, और जो भी होगा वो अमेरिका के साथ होगा। लाइकवाइज ईरान भी, चूंकि आप $460 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जून से पहले स्टार्ट करने थे चाइना ने, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थी चाइना की ईरान में, अभी भी यानी चाइना उससे बैकआउट नहीं किया। उसके बाद अब चूंकि दूसरा बड़ा ऑयल सप्लायर जो है वो ईरान ही है चाइना के लिए, तो उसमें भी जो है वो रखना डालना चाहता है और एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान क्या रिटेलिएशन में साथ देंगे, तो पाकिस्तान चूंकि इस वक्त दोनों ममालिक के बड़ा करीब है। आज वैसे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने तजारती रवाबत उसी तरह रखेगा जिस तरह है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो 25% टैरिफ की बात कर चुके हैं, उसके बाद ये फॉरेन ऑफिस का बयान आया है जो कि एक मॉरल सपोर्ट है। फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ईरान जो है वो उसका खुद मुख्तार रियासत है, उसकी खुद मुख्तारी पे अगर कोई डेंट डालने की कोशिश करता है तो मुनासिब नहीं है। ये भी एक बयान आ गया। पाकिस्तान अपनी मॉरल सपोर्ट और कोई अगर दूसरी सपोर्ट, अगर कोई ह्यूमन क्राइसिस होता है उसमें तो रख पाएगा, लेकिन डायरेक्टली सपोर्ट जो है मिलिट्री सपोर्ट वो पाकिस्तान के लिए शायद उस तरीके की पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पे वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट चेक्स हैं। जो आप रशिया और चाइना की बात करते हैं, देखिए ऐसे सिनेरियो में जो मामला होते हैं ना, तो फिर प्रॉक्सीज की तरफ बात चली जाती है, तो उसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो यकीनन जैसे हम पाक इंडिया जंग की बात करते हैं, आपको चाइनीज डायरेक्ट प्रेजेंस तो नजर नहीं आती, लेकिन मैसिव सपोर्ट की वजह से हमने जो अपनी हेजीमनी उसमें अपनी बढ़तरी साबित की। इसी तरह ही रशिया और चाइना ईरान को हेल्प आउट कर सकते हैं इक्विपमेंट या वेपन्स के हवाले से, और मेरा ख्याल है यकीनन वो करेंगे। और शायद आपको ईरान की जानिब से भी JC-10 का यूज नजर आ जाए कहीं ना कहीं, इस तरह की चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट आएगी चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी इनडायरेक्ट सपोर्ट आएगी ह्यूमैनिटेरियन एड की सूरत में, या कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो सकती है। लेकिन मेजर अगर आप कहें कि मेजर कोई डिफेंस रिलेटेड सपोर्ट पाकिस्तान करने की पोजीशन में इस वक्त है नहीं, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान खुद सैंक्शंस का सामना कर सकता है ऐसी सूरत। जहाँ ये बात हो रही है वहाँ हम बड़े दावेदार हैं कि हमारा जो अब ताल्लुकात हैं अमेरिका से बड़े अच्छे हैं। एक तरफ तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे और हम बड़े दावेदार हैं, और हमारे फील्ड मार्शल साहब के लिए और वज़ीर आज़म के लिए तारीफ़ी कलमात सदर ट्रंप कहते हुए नहीं थकते, और दूसरी तरफ हम पे दीगर ममालिक को ले के जो है हम पे पाबंदी भी वीज़ा प्रोसेसिंग में लगाई जा रही है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और ये क्यों इस वक्त मौजूदा हालात में ये ऐसा क्यों जो है वो किया गया है? ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं भी यही सोच रहा था, और उसमें यही हुआ कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ग्रेट फील्ड मार्शल के लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के सबसे बड़े एडवर्टाइजर बने हुए हैं, और पाकिस्तान की जान में बर्तरी का वो बार बार डंका पीटते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट के भी कहा है, अभी जो आपने कहा कि वो डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से हमने एग्रीमेंट भी साइन किया है कंफर्म के साथ। उसके अलावा वो कुछ माइनिंग के हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, और फिर ऐसा क्योंकि पाकिस्तान को इमिग्रेशन वीजा जो है उसके सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। तो उसमें बुनियादी तौर पे वही है कि जो
मुल्क फाइनेंशियली, आप जरा वो जो 78 कंट्रीज हैं लिस्ट निकालिए, कुछ उन्होंने दुश्मनी की बुनियाद पे की जैसे कि रशिया, कुछ जो है उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटस के एतबार से किए, लेकिन असल में मामला ये है कि जहां जहां से उनको सिक्योरिटी थ्रेट फील होता है वहां वहां उन्होंने ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट की है। 78 कंट्रीज में उठा के देख लें, कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट्स चल रही हैं। पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है आज कि हम इसको क्लोजली देख रहे हैं और हम इस पर बातचीत भी करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्यों हुआ, जब इतना अच्छा कॉपरेशन जा रहा है तो उसमें फिर हमें इस लिस्ट में लाने की क्या जरूरत है। और इस शौक का भी इजहार किया, इस उम्मीद का कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये वाला पाकिस्तान को इस लिस्ट से जल्दी निकाल देंगे। तो बहरहाल चूंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे अभी भी जहादी तंजीमें हैं, यहाँ पे अफगानी है और अफगानी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से एप्लीकेंट्स की है जो इमिग्रेशन वीजा अप्लाई किया हुआ है सालों से। अब उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है इररेलेवेंट हो चुकी है। अब तो बहुत बहुत ऐसे बंदे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता वो भी कुछ एक्टिविटी कर देते हैं। तो शायद उस खदशे के तहत, और स्पेशली आप ये देखिए ना कि जब वो प्लान कर रहा है ईरान पे हमला, उससे पहले वेनेजुएला एडवेंचर हो चुका है, तो उसमें फिर वो तमाम रास्ते मसदूद कर देना चाहता है जहां से कहीं कोई स्नीक इन करके कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई टेररिज्म कर सके अमेरिका में। ये प्रिकॉशनरी मेजर लगता है, और मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक्स के बाद, अगर वो स्ट्राइक करता है और उसके बाद ये फिल्टर हो गई, ये फिर लिस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तारिक मोहम्मद मिर्जा साहब, ये क्या बात है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का तो नाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इंडिया का क्यों नहीं आता जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो पुष्पनाई कर रहा है? अफ़गानिस्तान को दे लें, बल्कि सारी दुनिया में उसने टेररिज्म करवाई है, सिखों के हवाले से देख लें, और वो हिट लिस्ट पे इस हवाले से सामने है। क्या वजह है इंडिया का नाम आता नहीं है और उस पर टैरिफ भी बढ़ाया जाता है, लेकिन इस हवाले से उसका नाम आता नहीं है, और हमारा नाम जो है सब कुछ रेड कारपेट के होते हुए क्यों आ रहा है जनाब तारिक महमूद मिर्जा साहब? अगेन वजह तो ये है जो आपका मामला यह है कि आपको कुछ भी कह दिया जाए, कोई गलत इल्जाम दे दिया जाए, कोई गलत बात कर दी जाए, उनको पता है कि ये एक हमारे डिपेंडेंट है, ये हमसे कर्जा लेकर मुल्क चलाया जा रहा है और हमारे ऊपर बहुत सारी चीजों पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो हम इनको कुछ भी डिक्टेट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उस बाद ज्यादती भी कर जाते हैं, इल्जामात भी गलत होते हैं। हालांकि जितनी लॉयल्टी पाकिस्तान ने इस मामले में अमेरिका और पूरी वर्ल्ड के साथ देखा जाए, नेटो के साथ देखा जाए, अफगानिस्तान की जंग में जितना किया, सपोर्ट किया है, तारी भी इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाता है जी। मैं क्या लॉयल्टी के साथ ताबेदारी भी कह दें तो जरा ज्यादा और मजबूत हो जाएगी आपका तजिया। बिल्कुल, ज्यादा क्या कर सकते थे? आपने जितनी सेक्रीफाइसेस की हैं अफगानिस्तान के बाद या सितंबर 11 के बाद, उसके बावजूद भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसमें पाकिस्तान ने जो किया वो भी कहीं उसका मेंशन भी नहीं किया जाता है। पाकिस्तान ने तब आपको अपने मुल्क के लोग, अपने शहरी पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिए, इससे ज्यादा वफादारी क्या होगी उसका? फिर भी वो कहा जाता है इंडिया का, उनका ये है कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उसके बारे में कोई बात करते हुए उनको सोचना पड़ता है, वो एक लेवल पे है कि उनके साथ तजारत पर और दीगर मामलों में आगे से जवाब दिया जाए। अब हमारा भी लेवल थोड़ा ऊंचा हुआ है, अब तो कम से कम कुछ ख्याल कर लें तारिक महमूद मिर्जा साहब, अब हमें भी कुछ खुददारी की तरफ आ जाना चाहिए। कुछ क्या वजह है हम खुददारी भूल ही गए हुए हैं? खुददारी उस वक्त होगी जब हमारे कशकोल टूटेगा। अच्छा, तो जब हमारा कशकोल मौजूदा हुकूमत क्या, तारिक महमूद मिर्जा साहब, मौजूदा हुकूमत क्या है तो रही है कि हमें अब इतने जहाज़ों के ऑर्डर आ गए हैं, अब तो मसला ही कोई नहीं रहा है, अब तो हम कर्ज भी उतारेंगे, हम जनाब मईशत को भी बेहतर बनाएंगे और
मुल्क को आगे लेके भी जाएंगे? ये बातें जो है ना, ये देखिए, मैं तो पिछले 70 साल से, मतलब जब जितनी मेरी उम्र है, 40 50 60 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ ठीक है। कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब एक जो फ्यूचर का जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है ना सियासतदानों की जुबान से या किसी को भी लीडरों की, उसका कोई मैनी मैं समझता नहीं हूँ आज तक कि हम ये करेंगे। हम जो कहते हैं ना कि जो मुल्क के दुश्मन है या अपने माशरे के दुश्मन है, उनसे आंगी हाथों से निपटेंगे, हम कानून की बालादस्ती लाएंगे। भाई जो चीजें इस वक्त मौजूद नहीं है या हो नहीं रही या इम्प्लीमेंट नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसका कोई मकसद नहीं है कहने का कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये देखिए ना कि जो मौजूदा लीडर हैं, ये कोई पहली दफा तो नहीं आया ना इक़्तिदार में, या इससे पहले इनका कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहली दफा, उससे पहले कितनी दफा आ चुके हैं। ये चीजें जो कह रहे हैं कि अब कर्जा खत्म करेंगे, हम IMF से लोन लेना बंद कर देंगे, ये सुनते आ रहे हैं, और मजीद लोन पे लोन। अब तो इतना ज्यादा हो चुका है कि लोन देने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है। तो जब इस हालत तक में आपके बाल बाल कर्जे से जकड़ा हुआ हो, तो फिर आप कहेंगे हम गैरत का और आजादी का जो मुजाहरा वो करेंगे, तो वो नामुमकिन सी बात है। तो वही सबसे पहली बात सिंपल सी थी, मैंने कहा था कि जब तक आपका कशकोल नहीं टूटेगा, आप वो बात आपकी कोई नहीं सुनेगा। उनको पता है कि ये जो भी बात करें, कल कर्ज लेने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे। जी और फिर मुबश्शिर दूसरा, बुखारी साहब, बात जो है वो सुनानी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। जब तक हम अपने अंदर की बात नहीं सुनेंगे तो बैरूनी दुनिया हमारी बात कैसे सुनेगा? हमारा तो अंदर का सियासी इंतशार जो है वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। अपोजिशन का जो है वो कुलिया ये है कि हम दबाव बढ़ाएंगे तो अपना मन चाहे मुतालबा मनवाएंगे, और हुकूमत है कि अगर हम इनका मुतालबा मानेंगे तो फिर हमें इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है डू एंड डाई की, ये चली जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में, क्या आप समझते हैं कि जैसे कि PTI ने 8 फरवरी की जो है वो उससे पीछे हटी है एहतजाज से, और उन्होंने कह दिया ये जी अपोजिशन का इत्तेहाद है और पिछपाई इख्तियार करती हुई दिखाई देती है? आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का टेबल पसे पर्दा मामला तय हो गए हैं और कुछ सजने वाला है, और कोई ये जो इंतशार बरपा है सियासी, ये ख़त्म होने वाला है? जी, मैं अगर कहूँ तो क्लोजली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ PTI की सियासत को। तो पिछले 1 माह में सियासत में तब्दीली आई। पहले वो जो उन्होंने इंतहाई सख्त रवैया रखा हुआ था, उसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने प्रोटेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया सॉफ्ट प्रोटेस्ट। पहले तो होता था ना कि खौफनाक तरीके से वो प्रोटेस्ट भी किया करते थे, मीडिया वाला हाथे चढ़ाए तो उससे भी भड़का दिया और बाकी मामला। अब आप देखें, हर जो मंगल को जुमेरात को डेरा के बाहर बैठते हैं, वो जाके बड़ा पीसफुली, और गवर्नमेंट अपने हर पे इस्तेमाल करती है। यानी इतनी ठंड में उन पे 2 दफे वाटर कैनन यूज की, जो कि कोई जरूरत नहीं थी इस सर्दी में, क्योंकि वो अल्टीमेटली उन्होंने की जाना था, लेकिन वो इस्तेमाल करके अगर के मीडिया पे उस तरीका और उसकी कवरेज का ब्लैकआउट है, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया ने फिर भी उसे रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी ये जो सुहेल आफरीदी पंजाब आए, अगर जे उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और जिसे बाकायदा मैं कहूँ कि बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की, लेकिन फिर भी अदरवाइज, और उनके साथ जो लोग थे, प्रॉब्लम है वो जेन जी का, यंग है, ब्लड यंग है और हर वक्त लड़ने पे आमादा रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कारकुनों के घर गए, जो कैद थे लोग उनके घरों में गए। पहले भी वो लोग तो पुराने कैद हैं, तो पहले PTI के लोग नहीं गए, यानी पहले भी CM के भी लाहौर आए, लेकिन कोई ऐसा या दूसरा भी लीडर उनके घरों में नहीं गया। तो ये भी है कि अपने लीडर्स को और अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखने का तरीका। फिर कराची का विजिट, वो भी मोटिवेट रखने का एक तरीका है। तो ये चेंज मुझे नजर आई कि उन्हें अंदाजा हो गया कि आपने मैस मोबिलाइजेशन किस तरह करनी है, पीसफुल प्रोटेस्ट, और हाँ वो छोटे हों लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जिसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं, और ये एफर्ट हमेशा स्ट्रीट पॉलिटिक्स में पे बैक करती है आपको।
दूसरी बात, दूसरी तरफ से जो है, चूंकि वो सारे पहले हथियार इस्तेमाल कर चुके, पार्लियामेंट, बाइकआउट, शोर, अदालतों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश, पॉलिटिकल लीडर्स को, वो सारा कुछ हो चुका है। फिर यहाँ तक के वो नैरेटिव आपने देखा कि पहले कहते थे जी बानी को रिहा करो, फिर बात होगी। अब वो बैरिस्टर गौहर का बयान बड़ा चौंका देने वाला था कि बानी को आप रिहा ना करें, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा कर दें और हमारे साथ गुफ्तगू कर लें। बहुत अच्छा टेस्ट है, यानी ये तर्ज सियासत में तब्दीली आ रही है। और साथ में महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास साहब को इख्तियार दिया कि जी आप फैसला करें कि आपने मूवमेंट चलानी है, नेगोशिएशंस करनी है। तो चूंकि दोनों सॉफ्ट स्पोकन है, तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी लेवल पे जाके अनकरीब गुफ्तगू जारी होगी। और तीसरी सबसे आम बात है कि 8 फरवरी को आप ये ना भूलिए शाहिद भाई कि 6, 7, 8 फरवरी काफी सालों बाद लाहौर में, पंजाब में बसंत हो रही है जी। तो उस वजह से भी पंजाब में उसका इम्पैक्ट नहीं होना था, शायद 8 के बाद वो दोबारा इसका तो क्या आप समझते नहीं है कि बसंत पे वो बानी पीटीआई की तस्वीरों वाली पतंगे उड़ा के अपना एहतजाज पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल उड़ाए, उसमें किसने रोका है, और ये बड़ी खूबसूरत एहतजाज होगा अगर वो पतंगे उड़ाए। लेकिन मसला ये है कि वो जो पतंग उड़ाएगा, सादी पतंग भी कोई उड़ाएगा ना, वो स्टैंप जिस पे नहीं लगी होगी गवर्नमेंट की, तो वो भी पकड़ा जाएगा, यानी सादा पतंग। तो तस्वीरों वाली पतंग जब उड़ाएंगे वो फिर पकड़े जाएंगे और पीटीआई को मौका मिल जाएगा कहने का देखिए। अच्छा मैं आपको तारीख में वैसे बताऊं, एक बसंत मार्गी में ऐसी है जिसमें एक सियासी रहनुमा की तस्वीरों वाली पतंग लाहौर की फिजाओं में नजर आई, पतंगे बल्कि नजर आई। वो जब आसिफ जरदारी साहब जेल में थे और गालिबन ये 98 की बात है, उस वक्त उनके तर्जमान थे जिया शमस साहब, तो उन्होंने पतंगे स्पेशल बनवाई जिसमें आसिफ जरदारी की तस्वीर और समीर का कहती आसिफ जरदारी इस तरह के वो लिखे हुए थे। तो पतंगे उड़ी और वो बाकायदा खबर भी रिपोर्ट की गई उस दौर पे। तो ये अगर उड़ाएंगे तो ये एक अच्छी मूव होगी, लेकिन उसमें गिरफ्तारियां हो जाएंगी, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंडीशन तो मुझे सब आप सिर्फ कहते हैं कि गिरफ्तारियां होंगी, कि आप समझते नहीं है 2, 4, 5 हजार जब पतंग उड़ेगी, अगर इस तरह की उड़ गई तो यहाँ ये खदशा है जैसे आप जाहिर किए जा रहे हैं, तो जनाब हमारी जो वजीर आला हैं मरियम नवाज साहब, ये कहीं बसंत कैंसिल ही ना कर दें। जी जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, कुछ वही नहीं है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आपको रिस्क लेने ही पड़ते हैं, ठीक। तो उसमें इतने केसेस ऑलरेडी हुए हैं, लोगों को सैकड़ों सालों की सजाएं हुई हैं, जेल में हैं लोग, तो इस तरह के एक्टिविज्म में तो इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं और हमने देखा है लोगों को रिस्क लेते हैं। जी तारिक मोहम्मद मिर्जा साहब, ये जो आप देख रहे हैं, क्या आप समझते नहीं हैं कि फैसला साजों को अनाज से पीछे हटना चाहिए और एहतजाज करने वालों को भी जो है अना को छोड़ के कौमी मुफाद को इस वक्त मद्देनज़र रखना चाहिए और कोई आपस में बैठकर मामलात को हल करना चाहिए? लेकिन ये तो सीधी सी बात, आप सही कह रहे हैं, इसमें कुछ शुबा नहीं है, ये तो अच्छा अमल है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो जमहूरियत होती है, जमहूरियत और लिंक होती है कि इंसाफ से माशरा कोई भी जो है वो इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर जो है वो आगे तरक्की नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर जमहूरियत आपको एक इजाजत देती है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप उनको अगर रोक रहे हैं तो या तो वो जमहूरियत नहीं है या फिर वहां पर मुल्क कानून काम नहीं कर रहा, अदालतें अपनी काम नहीं कर रही। दोनों सूरतों में मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, तरक्की कैसे करेगा? तो वो माशरा भी कामयाब माशरा नहीं है, उसमें लोग आजादी की सांस नहीं ले सकते, जिसमें खुली वो आपको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी जो है ना आवाज नहीं उठा बुलंद कर सकते। दूसरी तरफ कानून जो होता है वो ये देखता है कि आइन में क्या लिखा हुआ है। आइन में ये लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आइन आपके पीछे खड़ा होना चाहिए, चाहे हुकूमत कुछ भी कर रही हो, आपकी पार्लियामेंट, आपकी अदालतें, आपकी पुलिस को कहे भाई इसमें तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन जब वो सारे के सारे एक पार्टी के आलाकार बन जाए और उसके बाद कानून जो है ना वो भी अपना रास्ता ना बना सके, तो मुल्क में अनार्की सी फैल जाती है, बेइंसाफी होती है और लोगों के अंदर ज़हनी तौर पर खलफशार होता है।
मैं तो आपको बताऊं ना कि ये जो सूरत हाल है, ये जो नौजवान नस्ल है, आप वहां रहते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि वो उनके अंदर क्या क्या पनप रहा होगा जब उनको आजादी से अपना जो सियासी कमल वो करने की इजाजत नहीं दी जाती है। मुल्क में जैसे अभी आपने जिक्र किया, बिजली के मसाइल हैं, इंटरनेट के मसाइल हैं, बाकी जो मसाइल हैं, उसके साथ साथ उनको खुलकर कोई बात करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है जहां पर वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। तो उनके बाद अंदर जो खलफशार होगा वो किसी न किसी गलत शक्ल में भी सामने आ सकता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा और हमेशा यही मुतालबा हम करते हैं कि देखें, लोगों का जो हक बनता है। मैं तो यहाँ पर जमहूरियत हमने देखी हुई पिछले 32 साल से, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। यहाँ भी आइन वही है जो पाकिस्तान में है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है, वहां भी अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है। लेकिन हम किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को, किसी मिनिस्टर को, तक प्राइम मिनिस्टर को सामने रोककर उससे सवाल कर सकते हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि वो वैसे टाल के चला जाएगा। अगर जवाब नहीं देगा तो अगले दिन उसको अखबारों में, मीडिया में उसको होगा कि उसने सवाल का जवाब नहीं दिया था। और यहाँ पर कोई बंदा, मैं मतलब लोग मुझसे पूछेंगे कि बहुत सारे जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं पता, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती आपको, ना मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है, हर आदमी की सुनवाई होती है, घर बैठकर सारे के सारे काम आपके हो जाते हैं, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये जो इंसाफ है, आजादी है, और उसके बाद कानून अपना काम कर रहा है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इस तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि अब सियासी तौर पर हम जो बहस कर रहे हैं, फर्ज किया कि एक पार्टी ने दूसरे को दबाया हुआ है या दूसरी ने उसको दबाया हुआ है, हावी है। एक्चुअली अवाम कहाँ खड़े हैं, अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम की सूरत क्या बेहतरी उसमें कुछ आ रही है या खराबी आ रही है? अगर खराबी आ रही है तो उसकी आवाज कौन उठा रहा है? ना हुकूमत की तरफ से आ रही है, ना अपोजिशन की तरफ से आ रही है। अब देखें ना कि बानी पीटीआई की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली जो लोग सफर कर रहे हैं उसका कहां से जिक्र हो रहा है? इसी तरीके से मतलब दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अपने लीडर की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अवाम जो है ना वो कहीं पर भी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के बाद वोट देने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो ये ठीक लोगों को है भी जी। लास्ट सवाल मुबशर बुखारी साहब, जैसा आइडियल सी कैफियत तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब ने बयान की है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल रहा, ना ही वो मुल्क तरक्की की राह पर चल सकता है जब ऐसे खिलफशार हों। ये आइडियल सिचुएशन, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारे फैसला साज इस मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को, जो ये बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं इंसाफ भी मिल रहा है, मुल्क तरक्की की राह पर भी गामजन हो रहा है, अवाम भी हमारी खुशहाल है, हम एक के बाद एक मंसूबे जो हैं वो दे रहे हैं। आज कल यहाँ वो अपना शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा इफ्तिताह कर रहे थे एक के बाद एक का, आज बिलावल जरदारी साहब सिंध में कर रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ ठीक है जनाब मुबशर बुखारी साहब, क्या ये तारिक महमूद साहब ज़रा दूर बैठे हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा? यहाँ बता रहे हैं वो अवाम को, हमारे साहब इक़्तिदार के अवाम को भी नज़र नहीं आ रहा। आप क्या कहते हैं कि वाकई जो है मुल्क तरक्की की राह पर नहीं गामजन हो रहा, मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही, अवाम खुशहाल नहीं हो रही, वाकई ऐसा है कुछ? देखिए तारिक साहब, मसला ये है कि अगर आप मुआशी अशारियों की बात करें तो वो बेहतर हुए। अभी जब पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे तो एस्टिमेट्स के मुताबिक, और चूंकि मैंने उसे रिपोर्ट की है 3-4 डिफेंस डील्स, तो हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर डिस्ट्रप्शन नहीं होती तो पाकिस्तान जो है 2030 तक इस काबिल हो जाएगा कि वो सिर्फ अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो 20 से 30 बिलियन डॉलर तक दे जाए। क्योंकि अभी 2025 में 10 बिलियन डॉलर के हमने एग्रीमेंट साइन किए, तो जिसका मतलब यह है कि हमें डिपेंडेंस नहीं रहेगी, डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी IMF पे या लोन पे, और होना भी इसी तरह चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतनी खुशहाली के नारों के बाद भी अवामुन्नास की सूरत हाल बेहतर नहीं है। सो अगर अवाम को आपके सम्राट नहीं पहुंचते, कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस जो कि बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत शानदार हो, अगर अवाम को ही सम्राट नहीं पहुंचेंगे तो फिर काहे की परफॉर्मेंस। और जो मैं फियर कर रहा हूँ, यही वजह है कि जो पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट है, बेशक मरीम नवाज ने
बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, कुछ उसमें रियली शानदार है, जैसे सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी प्रोजेक्ट्स की तो अपनी जगह पे ई बसेस वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मसला यह कि क्या इस इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी वो क्या वो अपनी जो माजी की पॉपुलैरिटी थी पंजाब में वो रीगेन कर पाएंगी? तो जवाब मेरा होगा नो। नो की वजह ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज है, मसलन आटा महंगा हुआ, आपका ध्यान नहीं है। अच्छा, जब ये तशरीफ लाई सीएम बनी तो मैंने पहला द न्यूज में कॉलम लिखा, तो उसमें मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो रिजॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज को और ईमानदार लोगों की कमेटीज बनाएं और प्राइसेस को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे एरिया टू एरिया प्राइसेस चेंज हो जाती है। तो उसमें नाकामी है। जॉबलेसनेस अपनी जगह पे है। मैरिट्स जो है उसमें ये बात भी तय है कि मरियम नवाज मुदाखलत नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी के मामला में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पे एक मुंह तोड़ घोड़ा है। मतलब आप मुदाखलत नहीं कर, इसका मतलब पे कोई चेक नहीं है उस तरह का, तो वो अपनी जगह पे प्रॉब्लम है। तो जब तक ये मसाइल हल नहीं होते, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, पब्लिक स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज में आप सरकारी हॉस्पिटल्स में कम से कम कोई जिसमें थोड़ी सी भी अना है बंदे की, वो जाके अपने आप को एक अजीब मुझे महसूस करता है, दोबारा जाने को जी नहीं चाहता, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वो पनप रहा है शदीद तरीके से। एजुकेशन सेक्टर का ये हाल है कि एजुकेशन पहले वो लोग जो बिल्कुल छोटे से मीडियोकर से लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े चेन्स बना लिए हैं, चेन्स के बाद उन्होंने चैनल्स बना लिए हैं और उन पे अब चेक एंड बैलेंस की कोई नहीं। सो ये प्रॉब्लम है जो जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम तक सम्राट बिल्कुल नहीं पहुंच रहे, और जब तक सम्राट नहीं पहुंचेंगे आप पाकिस्तान के मीनारे पाकिस्तान को सोने का बना दीजिए, लेकिन वो अवाम के लिए बेसूद होगा, फायदामंद नहीं होगा, तो ऐसी परफॉर्मेंस का फायदा कोई। बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब और तारक महमूद मिर्ज़ा साहब, आपकी आमद का और आपके इज़हार ख्याल का। नाज़रीन, जैसा कि दोनों मेहमान ग्रामी ने बताया है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो रहा है, पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, पाकिस्तान की साख जो है वो बहाल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम वहीं के वहीं हैं। अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, अवाम जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ पा रही। अवाम के इस खुशहाली, इस तरक्की और इस्तेहकाम के इस जो असरात हैं वो अवाम पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अवाम एक पेज पर नहीं है। अवाम जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे कोई भी इस्तेहकाम जो है वो सही इस्तेहकाम नहीं बन पाएगा, और ना ही मुल्क जो है वो हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न हो पाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह निगहबान।